ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं धर्मनारायण वैष्णव, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, श्री प्रताप सिंह बारेट, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा भीलवाड़ा। आज हम क्रेब साइकिल के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले अपन ने कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म और ग्लाइकोलाइसिस के बारे में बात कर ली थी। ये बीएससी सेकेंड ईयर पेपर सेकेंड एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री बुक की 3rd यूनिट का टॉपिक है। तो शुरुआत करते हैं अपन इसके अंतर्गत। आज अपन जो बात करेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ क्रेब साइकिल, फिर क्रेब साइकिल और समरी ऑफ क्रेब साइकिल, इन 3 टॉपिकों के बारे में अपन आज बात करेंगे। तो बात करते हैं अपन सबसे पहले कि क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल को क्या कहते हैं यहाँ पर? सिट्रिक एसिड साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिल एसिड साइकिल, जिसको बोलते हैं TCA। ठीक है, ये इसके 3 या 3-4 नाम हैं अलग अलग। सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि ये रिएक्शन कहाँ होती है। तो क्रेब शक्कर माइटोकॉन्ड्रिया में ये रिएक्शन संपन्न होती है, और जिसको मैंने आपको इधर ही आराम से हिंदी में भी बता रखा है कि ये यहाँ तक की प्रोसेस कहाँ होती थी, साइटोसोल या कोशिका द्रव्य में, और यहाँ से नीचे की रिएक्शन सारी कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो TCA साइकिल कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक, ये तो कंफर्म हो गया। अब बात करते हैं अपन। तो सबसे पहले जो क्रेब साइकिल को बताया उस एक रसायन शास्त्री थे सर HA क्रेब्स, और उन्हीं के नाम से इसका नाम क्या पड़ गया? क्रेब साइकिल। क्रेब चक्र का प्रारंभ किससे होता है? सिट्रिक अम्ल के बनने से या सिट्रिक एसिड के बनने से होता है। इस वजह से इसका नाम और भी क्या पड़ गया? सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, और क्रेब चक्र में क्या होता है कि क्रेब चक्र में एसिटाइल कोएंजाइम अपने एसिटाइल समूह के दोनों कार्बन परमाणु किसको स्थानांतरित कर देता है? ऑक्सिलो एसिटिक अम्ल को स्थानांतरित कर देता है, जिससे क्या हो? सिट्रिक एसिड, 6 कार्बन युक्त सिट्रिक एसिड का निर्माण होता है और एसिटाइल कोएंजाइम मुक्त हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये प्रक्रिया होती है। ठीक है, और ये क्या है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं अपन सबसे पहले क्रेब साइकिल के बारे में। तो क्रेब साइकिल के अगर विभिन्न अपन इसको चरणबद्ध तरीके से बात कर लेते हैं। पहला चरण यहाँ से अपन शुरू करते हैं। ये फर्स्ट चरण। फर्स्ट में क्या होता है कि सिट्रिक एसिड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? सिट्रिक एसिड। एसिटाइल कोएंजाइम या एसिटाइल कोए क्रेब चक्र में बनने वाले ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से संगणन एंजाइम की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? संगणक एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया कर हाइड्रोलाइसिस जल योजन द्वारा किसका निर्माण करता है? सिट्रिक एसिड का। और किसको मुक्त कर देता है? कोएंजाइम A को। ये देखो, कोएंजाइम यहाँ जुड़ा हुआ था, एसिटाइल कोएंजाइम, उसमें से कोएंजाइम को तो मुक्त कर दिया। 2 कार्बन के अणु किसके? 4 कार्बन युक्त ऑक्सिलो एसिड के साथ जुड़ के ये 4 कार्बन युक्त ऑक्सिलो एसिडिक की स्ट्रक्चर थी, और ये एसिटाइल कोएंजाइम है। ठीक है, इसके 2 कार्बन इसके साथ अटैच हो गए और 6 कार्बन युक्त क्या बन गई? 6C युक्त क्या बन गई? सिट्रिक एसिड का निर्माण हो गया। नेक्स्ट अगले चरण में, ये पहला चरण हो गया। सेकंड चरण में हाइड्रोलाइसिस होता है। उसमें क्या होता है कि किसका निर्माण होता है? सिस एकोनेटिक एसिड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? सिस एकोनेटिक एसिड का निर्माण होता है। मैंने यहाँ सीधा इसके अंदर आइसोसिट्रिक अम्ल का निर्माण
बता रखा है, पर मैं आपको यहाँ पूरी तरीके से समझाऊंगा। एकोटिनेज एंजाइम की उपस्थिति में सिस एकोटिनिक एसिड के जल योजन द्वारा एकोटिनेज एंजाइम की उपस्थिति में सिट्रिक अम्ल जल वियोजन द्वारा 6 एकोटिनिक अम्ल का निर्माण करता है, और इसमें क्या होता है, एक जल का अणु बाहर निकलता है और क्या बन जाती है, 6 एकोटिनिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। अगली प्रोसेस में अपन बात करें तो, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, इस वजह से मैंने यहाँ इस साइकिल में यहाँ मेंशन नहीं किया। तो अगली प्रक्रिया में क्या, आइसोसिट्रिक एसिड का निर्माण हो जाता है, इसको बोलते हैं सेकंड चरण। ठीक है, और एक एकोटिनेज एंजाइम की उपस्थिति में सिस एकोटिनेज अम्ल जल योजन द्वारा किसका निर्माण, एक जल का अणु उसमें ऐड हो जाता है और किसका निर्माण हो जाता है, आइसोसिट्रिक एसिड का निर्माण हो जाता है। फिर आइसोसिट्रिक अम्ल किसका निर्माण करती है, यह आपको ध्यान में रखना, ऑक्जेलोसक्सिनिक अम्ल का निर्माण करती। किसका, ऑक्जेलोसक्सिनिक अम्ल का, जो यहां मेंशन करना भूल गया था, ऑक्जेलोसक्सिनिक अम्ल का निर्माण करती। किसका, ऑक्जेलोसक्सिनिक अम्ल का। आइसोसिट्रिक एसिड से किसका निर्माण होता है, ऑक्जेलोसक्सिनिक अम्ल। किस एंजाइम की उपस्थिति में, आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में आइसोसिट्रिक अम्ल का ऑक्सीकरण के द्वारा ऑक्जेलोसक्सिनिक अम्ल का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में 2 हाइड्रोजन के अणु मुक्त होते हैं, और वो 2 हाइड्रोजन के अणु किसके द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं, NaDH के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ऑक्जेलोसक्सिनिक अम्ल का डीकार्बोक्सिलीकरण, इसका यहाँ लिखना भूल गया। अगली प्रक्रिया में इसका क्या होता है, डीकार्बोक्सिलीकरण होता है, और क्या बनती है, अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल। और डीकार्बोक्सिलीकरण का मतलब एक CO2 का अणु बाहर निकल गया। अब कितने CO2 कार्बन के अणु बच गए, 5। तो एक सवाल यह भी आता है कि क्रेब्स साइकिल में 5 कार्बन युक्त स्ट्रक्चर है, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल, और डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में ये अभिक्रिया होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है सक्सिनाइल को एंजाइम ए का निर्माण। अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल के डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल के ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलीकरण द्वारा यहाँ एक CO2 और बाहर निकल गया। देखो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, एक CO2 और बाहर निकल गया, और क्या बन गया, सक्सिनाइल को एंजाइम ए। और यहाँ 2 हाइड्रोजन के अणु भी बाहर निकलते हैं, जो किसके द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं, NaDH के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। ठीक है, और किसका निर्माण हो जाता है, NaDH2 का निर्माण हो जाता है, और क्या बन जाता है, सक्सिनाइल को एंजाइम ए। ठीक, नेक्स्ट आता है सक्सिनिक अम्ल का निर्माण। ये नेक्स्ट चरण में आते हैं सक्सिनिक अम्ल का निर्माण। तो सक्सिनिक थायोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में सक्सिनिक एसिड के जल अपघटन द्वारा सक्सिनिक अम्ल का निर्माण होता है, तथा को एंजाइम एप पुनः मुक्त हो जाता है। इस क्रिया में एक GDP से GTP का निर्माण होता है, जो बाद में ATP बनाती है। ठीक है, जो बाद में क्या बनाती है, ATP। तो ये भी सवाल आता है कि क्रेब्स चक्र में ATP का निर्माण किस एंजाइम की उपस्थिति में होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, सक्सिनिक थायोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में, और किससे क्या बन रहा होता है, तब होता है तो सक्सिनाइल को एंजाइम से सक्सिनिक अम्ल का निर्माण हो रहा हो, तब ATP का निर्माण होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है फ्यूमेरिक अम्ल का निर्माण। तो सक्सिनिक अम्ल से किसका निर्माण होता है, फ्यूमेरिक अम्ल का निर्माण होता है, और सक्सिनेज डिहाइड्रेज एंजाइम की उपस्थिति में सक्सिनिक अम्ल से क्या बन जाता है,
फ्यूमेरिक अम्ल। और इस समय 2 हाइड्रोजन आयन मुक्त होते हैं जो किसके द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं, FAD द्वारा, FAD+ द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। यहाँ FADH2 का निर्माण होता है और ये कौन सी रिएक्शन है, 8वें नंबर की एड रिएक्शन। और फ्यूमेरेट बन गया या फ्यूमेरिक अम्ल बन गया। नेक्स्ट है मेलिक अम्ल का निर्माण। और फ्यूमेरिक अम्ल से किसका निर्माण होता है, मेलिक अम्ल का। और इसमें इस प्रोसेस में क्या होता है, फ्यूमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में इसके साथ फ्यूमेरिक अम्ल के साथ एक जल का अणु जुड़ जाता है और वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाती है, मेलिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। और अंतिम और 10वां चरण ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल का निर्माण। वापस किसका निर्माण, ऑक्जेलो मेलिक अम्ल का निर्माण हो गया। और मेलिक अम्ल किस में कन्वर्ट हो रही है, ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल में। और क्रेब्स संकर के अंतिम उत्पाद में मेलिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में मेलिक अम्ल में से 2 हाइड्रोजन परमाणु वियोजित होकर किसका निर्माण कर लेते हैं, ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल का निर्माण कर लेते हैं। और जो ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल वापस किसके साथ जुड़ती है, जो एसिटाइल कोएंजाइम के साथ जुड़कर वापस क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया को कंटिन्यूस रखती है। तो इस तरीके से ये क्रेब्स चक्र या क्रेब्स साइकिल पूर्ण होती है। अब इसमें जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी, एक तो कि 5 कार्बन युक्त स्ट्रक्चर अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल, ठीक है। और वो किससे बनती है, ये भी आपको ध्यान में रखनी है कि भाई ये किससे इसका निर्माण होता है, तो ऑक्जेलोसक्सिनिक अम्ल में से एक CO2 के बाहर निकलने से। उसके बाद 5 से 4 कार्बन युक्त स्ट्रक्चर कब बनती है, तो अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल में से एक CO2 बाहर निकलती है और उस समय क्या बनता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम का निर्माण होता है। तो इस तरीके से अपन ने क्रेब्स साइकिल की पूरी प्रक्रिया का अध्ययन किया। इसके अलावा ATP का निर्माण कब होता है, तो सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनिक अम्ल बनता है। तो उस समय किसका, सक्सिनिक थायोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में GTP में कन्वर्ट होती है और ये GTP बाद में ATP में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। और सक्सिनिक अम्ल से फ्यूमेरिक अम्ल जो बनती है तो उस समय क्या है, FADH2 का निर्माण होता है। ये इसके कुछ एक मुख्य बिंदु है जिस पर अपन ने अभी फोकस किया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं समरी ऑफ क्रेब्स साइकिल। तो इसमें मैंने आपको फ्लो चार्ट में पूरी समरी किसकी बता रखी है, ग्लाइकोलाइसिस, उसके साथ में एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ पायरिक एसिड और पूरे क्रेब्स साइकिल। तो अब देखो आप कि ग्लूकोज के एक दो वहाँ यहाँ तक कि आपके सब 2 पायरिक एसिड के अणु बनते हैं। तो इसका मतलब सारे जितने भी आगे वाले जितने भी प्रोसेस होगी उसमें कितने आ जाएंगे, 2 अणु सबके आएंगे। कितने, 2 अणु। आगे समझ में, ये 2 क्यों आया, सबसे पहले तो ये समझ में आना कि सबके आगे 2 लिखा है। इसका मतलब क्योंकि उस क्रेब्स चक्र में तो एक बार आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं, वो टोटल क्या है, 2 मॉलिक्यूल इसमें एक बार में रिएक्शन कर रहे हैं। कितने, 2 मॉलिक्यूल। तो जो प्रोडक्ट बनेंगे वो भी सब क्या है, 2 ही होंगे। तो पायरिक एसिड के 2 अणु हैं, तो फिर एसिटाइल कोएंजाइम 2, फिर आइसोसिट्रिक एसिड से 2 अणु किसके बनेंगे, अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल के। इस तरीके से सबके 2 अणु बनेंगे। ठीक है। तो यहाँ 2 NADPH। अब 2 NADPH मैंने आपको बता ही दिया। एक NADPH2 कितने ATP बनाता है, 2.5। और एक FADH2 कितने बनाता है, 1.5। तो टोटल ATP क्रेब्स साइकिल ये ग्लूकोज के अणु के या एरोबिक रेस्पिरेशन से एक ग्लूकोज के अणु के ऑक्सीडेशन से कुल कितने ATP के अणु प्राप्त होते हैं। तो यहाँ आपको कैलकुलेशन ध्यान में रखनी है, 30 और या 32। अब 30 और 32 क्यों है वो अपन ने पहले बात कर चुके हैं कि एक तो मेलेट शटल
मेलेट एस्पार्टेट शटल से अगर जाएगा तो कितने बनेंगे 32, और एक ग्लिसरॉल फास्फेट शटल से अगर ईटीएस में प्रवेश करेंगे तो कितने बनेंगे 30। ठीक है, अब कहाँ कहाँ कितने कितने कहाँ कहाँ NADH बनता है, कहाँ कहाँ ATP बनता है, कहाँ FADH2 बनता है, उसके बारे में अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं। यहाँ मैंने आपको उसको सारगर्भित रूप से बता रखा है। फिर पहला क्रेब्स चक्कर की बात करें तो आइसोसिट्रिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल बनता है उस समय NADH2। उसके अलावा कीटोग्लूटेरिक अम्ल से सक्सिनाइल कोएंजाइम बनता है तो NADH2। सक्सिनाइल कोएंजाइम से सिट्रिक एसिड सक्सिनिक अम्ल बनता है तो दो दो GTP बनता है जो बाद में ATP में कन्वर्ट हो जाता है। सक्सिनेट से फ्यूमेरेट बनता है तो FADH2। और फिर मेलेट से ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल बनता है तो 2 NADH। इस तरीके से टोटल कितने NADH हो गए पूरे ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन। इसकी बात करें तो क्रेब साइकिल की तो 2 1 2 3 3 दूनी 6, 6 को आप मल्टीप्लाई करोगे 2.5 से तो कितने हो गए 15, और ये 2 हो गए 2 1.5 3 तो कितने 18 18 और 2 20। इसी तरीके से उसमें 5 25 25 और 7 और 5 32। इस तरीके से अपन ने पूरी इसकी गणना कर ली। ठीक है, आशा करते हैं ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।